5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर और वो रुझान ये कह रहे हैं कि टीएमसी तीसरी बार बंगाल की सत्ता में वापसी कर रही है। धमाकेदार तरीके से दीदी की बंगाल की सत्ता में वापसी, क्योंकि रुझान ये कह रहे हैं कि टीएमसी के खाते में फिलहाल 208 सीट जा सकती है। बीजेपी 80 सीटों पर ही सिमटती हुई और कांग्रेस लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन का तो बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया है। फिलहाल अब तक की बड़ी तस्वीर जो उभर रही है, बड़ी सियासी तस्वीर इन 5 राज्यों की जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। बहुत बहुत धन्यवाद रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। धमाकेदार एंट्री टीएमसी की, धमाकेदार वापसी एक्चुअली। तीसरी बार ममता बनर्जी सत्ता पर काबिज होंगी। नंदीग्राम में भी अब उन्होंने बढ़त बना ली है, जहां पर वो शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही थी। और रुझान की जो 4 बड़ी बातें हैं वो आपके सामने है। बंगाल में ममता का जादू बना हुआ है। दीदी ने जिस तरीके से टक्कर दी है, जिस तरीके की लड़ाई बीजेपी के तमाम पूरी ब्रिगेड को दी है, उसको देखते हुए लगता है कि जादू अभी बरकरार है। तमिलनाडु में 10 साल बाद सत्ता बदलने जा रही है, डीएमके सत्ता में आने जा रही है और करुणानिधि और जयललिता को मिस जरूर कर रहा है ये चुनाव। और केरल की अगर बात करें तो लेफ्ट ने परंपरा तोड़कर जीत हासिल करी है। लेफ्ट में हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तित होती है, कभी वहां पर यूडीएफ आता है और कभी एलडीएफ आता है। इस बार फिर लेफ्ट ने वापसी कर केरल में जो परंपरा थी उसको तोड़ा है। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा बड़ी जीत किसी ने दर्ज की है तो वो ममता दीदी रुझानों में अभी दर्ज करती नजर आ रही है। असम में बीजेपी की फिर से सरकार बन रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक अच्छा गठबंधन किया था, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी ने अच्छी लड़ाई यहां पर लड़ी और बढ़त बीजेपी ने बनाई हुई है। पुदुचेरी की अगर बात करें तो एनडीए एक बार फिर यहां पर सत्ता में वापसी कर रहा है और राष्ट्रपति शासन के दौरान यहां पर चुनाव हुआ है। मैं एक बार रुख करना चाहूंगी सुमित और रोमाना का। जिस तरीके की लड़ाई सुमित ममता बनर्जी ने लड़ी है, उससे ये तो साफ है कि अकेली एक दुर्गा ही काफी है। जिस तरीके से बीजेपी की पूरी ब्रिगेड 1 वर्सेस ऑल। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं बिल्कुल कि आज जब ममता जीत रही है, टीएमसी जीत रही है, तो ये इंटरप्रिटेशन भी निकाला जा सकता है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल बीजेपी का राज्य कभी नहीं था। बीजेपी बीते 4-5 सालों के अंदर ही वहाँ पर ज़मीन अपनी तलाश रही है और आज 4-5 सालों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ 70-80 सीटों तक पहुँच रही है, लेफ्ट खत्म हो जा रहा है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो सालों साल देश में रही वो खत्म हो जा रही है, तो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में अपनी जगह मजबूत कर रही है, बना रही है, जो उसको 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को काम भी आ सकता है। खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन जो 2 पे आगे दिख रहा है, ये दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते की हैं, इसमें एक भी लेफ्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट का सीपीएम सीपीआई का जो वो केरल में सरकार बना रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। स्थिति वो हो चुकी है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मानव जायसवाल भी जुड़ गए हैं, विकास भदौरिया भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दिबांग भी जुड़े हुए हैं। मानव, जब तक सेटल हो तब तक एक विकास से सवाल लेना चाहूँगा। विकास, भारतीय जनता पार्टी, हमने तमाम प्रवक्ताओं को सुना बीते 2 घंटे से, वो अपना कह रहे हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है। आप पार्टी कवर करते हैं, आप तमाम नेताओं के नज़दीक में उठते बैठते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में बीजेपी मन ही मन इन नतीजों पे खुश होगी, संतुष्ट होगी, या चिंतन करेगी, मनन करेगी कि चूक गए, मौका अच्छा था? कि देखिए, बिल्कुल जो अभी का नेतृत्व है वो निश्चित रूप से इस पर संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, इससे पहले का नेतृत्व होता तो शायद वो कहता, और अभी भी शायद टेलीविज़न पर या साउंड बाइट में कहेंगे कि हमने तो देखिए 3 से शुरुआत की थी, हम 80 पे हैं, 90 पे हैं, जो भी फाइनल आंकड़ा होगा। लेकिन ये नेतृत्व इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं होगा। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी 3 से जितनी भी सीटों पर पहुंचेगी, अभी फिलहाल 80 सीटों पे, 76 सीटों पे ऊपर नीचे हो रही है। असम में उसने ज़बरदस्त वापसी की है। पुडुचेरी में वो सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन के तौर पर उभर रही है। केरल में भी 3 सीटों पर आ गई है। तमिलनाडु में भी उसने सीटें बढ़ाई हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन लड़ाई उसने बंगाल में पूरी ताकत से लड़ी। बंगाल में उसको दोबारा फिर एक बार एंट्री लेके सत्ता पर काबिज होना था, जहां पर उसने तमाम कोरोना काल के दौरान पूरी राजनीतिक फर्टिनिटी से लेकर और सामाजिक
कार्यकर्ताओं से लेकर सबकी आलोचना झेली कि आप कोरोना काल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रखी थी। अब उस ताकत के अनुरूप अगर परिणाम नहीं आए तो जाहिर तौर पर संतोष नहीं होगा। हालांकि अभी भी यही कह रहे हैं कि अभी तो 6 और 7 राउंड हुए हैं, आप देखिए 20-22 राउंड तक जाएगा, कुछ कुछ सीटों पे ज़्यादा राउंड होंगे, 25 से 30 राउंड होंगे, तो अभी नतीजे आने दीजिए, अभी तो रुझान है। लेकिन देखिए इन रुझानों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से बीजेपी की सीटें घट रही हैं, टीएमसी की सीटें आगे बढ़ रही हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आखिरी नतीजा होते होते यही लगभग सूरत रहने वाली है। बिल्कुल, और 207 और 81 हम टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल से संपर्क टूट गया, उनके पास चलते रिएक्शन लेने के लिए, लेकिन एक क्विक रिएक्शन में पंकज झा का जरूर लेना चाहूँगा। पंकज, इस परिस्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी के के शर्मा भी जुड़ गए हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर, स्वागत है पंडित जी आपका। लेकिन एक सवाल मैं पंकज झा से पहले ले लूँ, उसके बाद आपके पास आता हूँ। पंकज, इन परिस्थितियों में जो 207 और 81 दिखाई दे रहा है, और इसकी तुलना करें बगल के राज्य असम से, जहाँ बीजेपी अपने आप को रिटेन कर ले रही है, तो बीजेपी के लिए दोनों पूर्वी राज्य, एक जगह जीत एक जगह हार, आधी खुशी आधा गम। नहीं, मैं कहूँगा 1/3 खुशी और 2/3 गम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव ना, मैं स्पेशली आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ सुमित, कि अमित शाह को अगर आप देखिए, ये चुनाव उनके लिए ना बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल था। वो जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तभी उन्होंने कहा था कि बंगाल विजय मेरा सपना है। ये बात उन्होंने खुद बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में कही थी। बिहार में वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे, बंगाल की उन्होंने पूरी कमान संभाल ली थी। और जिस तरीके से बंगाल में चुनाव प्रचार किया गया, मैंने ऐसा नहीं देखा, और जगहों पर भी चुनाव होता, लेकिन जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों के नेताओं, जिस तरीके से पूरा एक कहते हैं ना कि मिशन बना लिया गया था, और वहाँ जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उनकी एक एक रणनीति को, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है, इस तरीके से बीजेपी की रणनीति होती, उस हिसाब से अपनी रणनीति बदलती रही। और आज उसके नतीजे देखिए, एक अकेले ममता ने कैसे हालात संभाले हैं, और किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि अभी जो रुझान में दिख रहा, अगर ये नतीजे आ जाते हैं तो पिछली बार की तरह हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर हो गया है, दरअसल अंतर बढ़ता जा रहा है, और वो 1/3 के आसपास का हो गया है, 70 और 210 वाली हिसाब किताब होती जा रही है। पंडित के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दोनों राजनीतिक विमानों को इस चर्चा में शामिल करता हूं, और पहला रिएक्शन लेना चाहूँगा मानव जायसवाल आपका। ये किसकी जीत आपको दिखाई दे रही है, ममता बनर्जी के नेतृत्व की, या बीजेपी ने जो पूरी ताकत झोंकी और दीदी ने जैसे फ्रंट फुट पे जाके उनसे सामना किया, उस चीज़ की जीत है ये? सर, मैं पहले तो आप सभी को प्रणाम देता हूँ, और तो दूसरी बात यहाँ पे है कि सर आज हम जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति पे हैं, मैं पूरे देश को, पूरे उन परिवार वालों को, उन प्रियजनों को जिन्होंने खोया है, उनकी संवेदना है हमारी उनके साथ। और सर ये वॉइस आपका वापस से हिट कर रहा है, बिकमिंग डिफिकल्ट टू टॉक। इको होगा, इको को ठीक कर लीजिए, मैं अपने पीसीआर को बोलता हूँ, इको आवाज़ इको हो रही है, मानव को उसको ठीक कर नो, इट्स ओके जी, प्लीज बोलिए मानव, कंप्लीट योर सेंटेंस। ठीक है, फेयर इनफ, जो भी है। तो सर मैं ये बोलना चाहता था कि हम लोगों ने जो कार्य का निर्वाह किया है पिछले 10 सालों में, दीदी ने जिस तरीके से परस्पर लोगों के साथ जुड़ने का, हर परिवार के बच्चों को उन्नति की तरफ रास्ते पे ले जाने का, हाथ पकड़ के बच्चियों को स्कूल पहुंचाने तक का, साइकिल से लेके खाने से लेके जितने भी कार्य का हमने निर्वाह किया, आज ये उसका ही परिणाम है। हमको दीदी से एक ही आश्वासन मिला है कि हमको हम्बल रहना है, यही शिक्षा है हमारी। जो भी परिणाम होगा सर, ये बंगाल की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत है, और अगर जैसा भी होगा हम हमारे लिए वो माननीय है। दूसरी बात यहाँ पे है सर, हम आपके चैनल के थ्रू अवगत करना चाहते हैं आपके व्यूअर्स को कि हमारे बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट किया है, जहाँ हमने टोटल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कोविड बेड्स हमने किया है, जहाँ पे एवरी डे हम कोविड बेड्स जो हमारे ऑनलाइन जो अवेलेबल है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, इनके लिए हमने किया है। और सर हमारी कुछ नंबर्स भी हैं जो कि टोल फ्री नंबर्स हमने ऐड करी हैं, ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। शायद हर लोग जो हेल्पलाइन नंबर्स को फ़ोन कर सकें और लोग हमसे जुड़ सकें। और अभी सर हमारी प्राथमिकता है कि हम लोगों के साथ हर तरीके से जुड़ सकें कि उनको अस्पताल पहुँच सकें। बहुत सारे होटल्स हमने कन्वर्ट करे हैं, नए नए बेड्स हम ऐड कर रहे हैं। अभी वर्तमान रूप जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे कंटिन्यूसली बेड्स ऐड हो रही हैं। कल रात को भी दीदी ने रात 11 बजे 12 बजे संज्ञान लिया, क्या कितने बेड्स ऐड करने हैं, कैसे ऑक्सीजन को हमको ऐड ऑन करना है। और हो सकता है कि इस हफ्ते के बीच में हम और भी अपने लोकल प्रांतों को भी हम ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू करेंगे।
सर ये सब चीजें हैं, और इसके बीच में अगर हम कोई सेलिब्रेशन सर हमारा तभी होगा जब हम कोविड से निजात पाएंगे, और इसकी जीत के बाद ही हम सेलिब्रेट करेंगे। और जहां तक सर बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने सारे शस्त्र अस्त्र यूज किए, ब्रह्मास्त्र से लेके हर अस्त्र, चक्रव्यूह से लेके हर वो व्यू का रचना करा इन्होंने। आज सिर्फ बीजेपी से हम नहीं लड़े हैं सर, हमने बीजेपी प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस मनी प्लस कोविड, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है सर जो बीजेपी ने जो किया है हमारे साथ, मानव हमारे बंगाल की मानव अस्मिता को आपने खंडित तमाम किया है। चीजें गिना दी, आपने बहुत से अपने काम काज गिनाए। सवाल मैं आपसे कुछ पूछूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर दर्शकों को बता देते हैं। चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो लोग जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो। चीफ सेक्रेटरीज को 5 राज्यों में कहा गया है कि जहां जहां जश्न मन रहा है, जुलूस निकल रहा है, भीड़ इकट्ठी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पर बंदिश लगा दी थी कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत, कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, इससे कोरोना फैलता है, भीड़ से कोरोना फैल सकता है। और जहां जहां पर जश्न की तस्वीरें आई हैं, चाहे कोई भी चुनाव क्यों ना हो, किसी भी राज्य का क्यों ना हो, उस पर साफ कहा गया कि एसएचओ को उस इलाके के तुरंत सस्पेंड किया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो लोग वहां पर नाचते गाते दिखाई देते हैं उनके खिलाफ। ये इसलिए हो रहा है ताकि कोविड से लड़ा जा सके, बचा जा सके। मानव, हमने तस्वीरें देखी थी दीदी के घर के बाहर जश्न होती हुई, हरे रंग में गुलाल लगाए हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं की। आपने तमाम चीज़ें गिना दी कि आपने ये किया, वो किया, ये फ़ोन नंबर ऑन किया। आपने एक बार नहीं कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से बोलता हूं कि घर से ना निकलें, घर में रहकर खुशियां मनाएं, टीवी देखकर खुशियां मनाएं। ये क्यों कहने से आप बचते रहे? सर ये बात जो है, कुछ एक इमोशनल लोग हैं, 100% में 5% 10% लोग होता है। और सर आपको पता है, आप इतने सालों से आप कवरेज कर रहे हैं, दीदी के काफी जीतों का हिस्सा भी बने हैं आप, और आपको पता है कि कालीघाट में जिस तरीके से जश्न होता है सर, जब बंगाल क्रिकेट में अगर सौरव गांगुली नाइट रेस में जीतते हैं और टी शर्ट खोल के हाथ से हिलाते हैं, तो पूरा बंगाल टी शर्ट खोल के हाथ से हिलाता है। तो ये है सर हमारा इमोशन। और जहां तक सर इलेक्शन कमीशन की बात आपने सही याद दिलाई सर, हमें तो भूल ही गया कि इलेक्शन कमीशन भी तो बीजेपी के साथ हमको लड़ना पड़ रहा था। 8 फेज इलेक्शन करवाया है सर, लास्ट के 4 फेज हम चुनाव आयोग के ऊपर बाद में टिप्पणी करेगा मानव भाई। अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर लीजिए, बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबीपी न्यूज और एबीपी नेटवर्क बहुत देखा जाता है बंगाल में, हमारा बंगाली चैनल आनंदा। आप अपील करिए, अभी अपील करिए, अभी ना अपनी बंगाल की जनता को अपील करिए, सेलिब्रेशन ना करें। देखिए तस्वीर, ये कालीघाट के आसपास की तस्वीरें हैं। अब मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपको आश्वासित कर रहा हूँ, लोग यहाँ के जो लीडर्स हैं, लोग हैं, इनको भी मार के घर भगाया जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये आप आगे इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहे सर। अब देखिए ये जो भीड़ है 10 जनों का, ये 500 होते सर अगर कोविड नहीं होता, 5000 होते अगर कोविड नहीं होता, क्योंकि हमारी जनता भी सचेत है कि उनको पता। देखिए सर, सब लोग मास्क पहने हैं, अब देखिए मैं मास्क नहीं पहने, अरे तो सर दिखा रहा, अच्छा से फोटो दिखाया सर। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क पहना हुआ है, मास्क पहना दिख रहा था कुछ लोग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। चलिए ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग तो इलेक्शन कमीशन ने करवा ही दिया सर। आप खुशियां मनाइए, सोशल फैब्रिक तो खत्म कर दिया। आप खुशियां मनाइए। सत्ता अगर आपके पास आ रही है मानव, खत्म कर दिया सर। मानव अगर सत्ता दीदी के पास आ रही है तो कोविड को कंट्रोल करना उन्हीं का काम है। जो ये काम वो कर सकती थी, जो काम वो कर सकती थी, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। गंद फैलाई है, जिन्होंने कचरा फैलाया है, साफ तो हम ही करेंगे सर, ये तो सच्चाई है। उन्होंने तो कचरा फैलाया है, उनको देश में कमल खिलाना है और कीचड़ पर कीचड़ समझते हैं, ये तो उन्होंने किया है। जितने पावर, जितने उन्होंने, ये मास्क देखिए, मास्क देखिए, मास्क इन तस्वीरों में मास्क देखिए कहाँ लगा रखा है, सर कोविड मुंह के नीचे, तो शायद हम ये इस तरीके चिन के नीचे लगा रखा है मास्क। देखिए सर, ये पेंट वाले को देखिए मास्क पहना है, हाँ उसके बगल वाले को देखिए मास्क नहीं पहना है। ये अपने अपने देखने का तरीका है मानव भाई। एक व्यक्ति भी संक्रमित छूट गया ना तो पूरी मानवता के लिए खतरा है। हम सबका काम है उसको कंट्रोल करना, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपील करिए। लोगों को बोल रहे हैं सर, हम विश्वास रखिए सर, भरोसा रखिए सर। कचरा किसने फैलाया है? ये लोग कचरा नहीं फैला रहे हैं, ये लोग गंदगी नहीं फैला रहे हैं, ये लोग संक्रमण नहीं फैला रहे हैं। नहीं सर, अगर आप बीजेपी के लिए बोलना चाह रहे हैं तो नाम लेके बोलिए ना, के शर्मा जवाब देंगे। मन में जो घृणा आ गई है ना एक दूसरे के प्रति,
ये पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से चल रहा है, ये डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुयायी कंपनी है भाजपा, और जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल चल रहा है वो घृणा से हमको निकलना है। आपने सारे शस्त्र अस्त्र झोंक दिए बंगाल को जीतने में और देश जल रहा है, शमशान कब्रिस्तान भर चुका है। आज हम पीड़ित हैं सर, आज हमारे मित्र मर रहे हैं, हम असहाय हैं, आपके मित्र मर रहे हैं, आप असहाय हैं। आज प्रश्न कीजिए सर, 2017 के ऑक्सीजन कांड पे भी प्रश्न करिए सर। हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं सर, हमको कुछ जीत से कुछ नहीं है सर, देश हार रहा है। के शर्मा, के शर्मा, आपको चिंतन करना होगा। के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, जवाब दीजिए मानव जायसवाल के आरोपों का। छोड़ना होगा, मानसिकता गुलामी को छोड़ना होगा। अब सुनिए मानव जी सुनिए, शर्मा जी बोल रहे हैं। मानव जी सुनिए, आपने आपके बीच में वो नहीं बोले, अब आप सुनिए। के शर्मा जी बोल रहे हैं। मर रहे हैं लोग सुनने के लिए। नहीं सुमित जी, भावुकता में जीवन तरस हो गया है। थोड़ा शांत कर दें, बहुत भावनाओं में बह रहे हैं। करिए सर, हम आपको देते हैं नंबर लोगों को, आपका बुलाइए, उनको बेड दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए। इनको इलेक्शन लड़ना था, इनको बंगाल में हक मांगना था, बंगाल को छीनना था। देश इसका जवाब देगा। पूरा शमशान और कब्रिस्तान से भर लिया है पूरा देश को। हम बच गए थे, 2000 के ऊपर केसेस नहीं थे सर, लाखों के केसेस हैं, प्रियजनों को खो रहे हैं। किसके लिए? ये जीत के लिए। ये जीत का कोई असर तो नहीं है सर। मानव ठीक है, आपने अपनी बात कही। अब आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आप अफसोस में हैं, आप दुख में हैं, हम समझ सकते हैं। के शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं सर, दुखी नहीं है सर, दुखी नहीं है। अच्छा सुन तो लीजिए, अपने विरोधियों को सुनिए तो सही, लोकतंत्र में है ना आप। सुनिए सुनिए, इल्जाम लगा रहे हैं। के शर्मा जवाब दीजिए। जी सुमित जी, मैं इनका जो भावनाओं का कद्र करता हूं, लेकिन कैसा दोहरा चरित्र है इस समय आप सामने देख रहे हैं। इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता बगैर मास्क के वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इनको आंख में नहीं दिख रहा है। उसकी तुलना वो वर्ल्ड कप की उस लॉर्ड्स की जीत से कर रहे हैं, जहां पर सौरव गांगुली जी टी शर्ट घुमा रहे थे। तो वो उसका आवरण लेके इसको छुपाना चाहते हैं, जो अभी वो गलतियां वहां पर अपने उसके प्रशासन के नीचे कर रहे हैं। और यही गलतियां इन्होंने कोरोना के पहले चरण में भी किया, और बाद में अभी हमसे कह रहे हैं कि बेड लगवाइए। ये बेड लगवाना केंद्र या इनकी वहां पर क्या काम करना है। लेकिन आज जो है आरोप और प्रत्यारोप का विषय नहीं है, क्योंकि कोरोना जो है वो पूरे देश में एक विभत्स इस समय ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है जो बिल्कुल चिंताजनक है और जिसको लेकर सभी संवेदनशील हैं। लेकिन आज ये जो इसके साथ में ये जो दोहरेपन की जो बात कर रहे हैं वो जनता भी सुन रही है, तो उस पर अब कुछ ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं। रही बात चुनाव के परिप्रेक्ष्य की, तो मैं निश्चित हाँ, इतना आपने जरूर कहा, अभी तक ये लास्ट तक वो अपील नहीं कर पाए कि अपने कम से कम इस चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर लेते कि अब जो है अपने घरों पे चले जाएं और वो इस तरह का जो है खुशियां बाहर में न मनाएं, जश्न जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, तो अच्छा होता है। ये के शर्मा जी के संदर्भ में के शर्मा जी, ये तो हम जब सांप निकल गया तो लकीर पीट रहे हैं कि जश्न मत मनाइए, रास्ता बंद कर दीजिए, थोड़ा सा लॉकडाउन लगा दीजिए। मेरा सवाल के शर्मा जी आपसे है, आपके पास हिंदुस्तान के सबसे बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, सबसे बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं, सबसे बड़ी सारे इनपुट आपके पास, आपकी सरकार के पास आ रहा है। शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि परिस्थितियों को आंकने में आप लोगों से चूक हो गई? आप लोग नहीं पढ़ पाए कि इतनी बड़ी वेव आ रही है जो पूरे हिंदुस्तान को लीड सकती है। सुमित जी, निश्चित तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके इन कमेंट्स के ऊपर पे कि सरकार ने निश्चित तौर से पिछले जब पहला चरण था उसी समय से, हमारे पास तो कोई बहुत इसकी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन निरंतर कोशिश करते हुए सुविधाओं को क्रमशः बढ़ाया गया है।
और हर समय तक उसकी चिंता की गई है। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हों या अन्य लोग हों, अपील भी हुए। अब इस पर बहुत चर्चाएं टीवी चैनलों पर हुई हैं, कब किसने पत्र लिखा, कब किसने जाकर किनको सूचित किया पूरे देश भर को, और क्या क्या प्रोटोकॉल फाइल करने यानी पालन करने की बात कही गई। ये बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, इसको मैं फिर से पूरे उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहना में भी आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि न कहीं पर कि किसी स्तर पर कुछ कमियां तो रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार की रही हो चाहे केंद्र सरकार की, उसको कोई प्रत्यारोप और इसको लेकर आज वो समय भी नहीं है कि इसको आरोप प्रत्यारोप में बदला जाए। तो यदि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार कह रहे हैं कि चूक हो गई, हालांकि इसका आकलन नहीं केंद्र रहा सरकार की सलाहकार कमेटी के लोग कह रहे हैं कि हमने अलर्ट कर दिया था। ऐसे तमाम इंटरव्यूज रोज अखबारों में छप रहे हैं, टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं। के शर्मा जी, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैंने एक छोटी सी स्टोरी देखी 2 दिन पहले, महाराष्ट्र के नंदुरबार की। नंदुरबार का वो डीएम जिसकी उम्र महज 40 साल के आसपास है, उसको अक्टूबर में पता लग गया कि सेकेंड वेव आ सकती है। उन्होंने नंदुरबार में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए। हमारी पूरी सरकारें, तमाम राज्य के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिनके पास तमाम इनपुट आता है, ये उनको क्यों नहीं दिखा कि ये बड़ी समस्या आने वाली है, जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जहां बेड्स, जिसके लिए हम कहते थे हमारे पास बेड्स बहुत हो गए हैं, हमारे पास टेस्टिंग लैब्स बहुत सारे हो गए हैं। कहाँ है टेस्टिंग लैब? टेस्ट ही नहीं हो रहा है। टेस्ट होता है तो रिपोर्ट नहीं आती है। बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है। हर जगह दिक्कत है, पूरा देश लाइन में लगा है। तो कहीं ना कहीं नंदुरबार के उस डीएम से हमको सीखना नहीं चाहिए? शर्मा जी, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा सुमित जी कि यदि ये परिप्रेक्ष्य है तो एक परिप्रेक्ष्य और भी आपके सामने आ रहा है। मैं उदाहरण में यदि रखूं, मैं छत्तीसगढ़ से, आप जानते हैं कंसल्टेंट रहता हूं ज़्यादा, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में टेस्ट लैब तो है, लेकिन टेस्ट वहाँ वो करने ही नहीं दे रहे हैं। केवल एक रायपुर को छोड़ के बाकी जगह उन्होंने टेस्टिंग ही बंद करा दी। तो यदि राज्य सरकार इस तरह की भी स्थिति पैदा करे कि वहाँ उनके लैब होने के बावजूद भी यदि 5-5, 6-6 दिन उनको टेस्टिंग रिपोर्ट लाने में लग रहे हैं, या उस पर वो वहाँ तो ओरल भी है, आप जो कह रहे हैं कि सरगुजा के जो सीएमओ है वो कहते हुए आज तो बाहर आए कि आपको टेस्ट करके रिपोर्ट ही नहीं देने हैं। तो बहुत सी जगह बहुत तरह की प्रॉब्लम है। आपने नंदुरबार का दिया, तो ऐसे भी बहुत से उदाहरण है। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने पुनः कहा कि आज ये परिस्थिति ये नहीं है कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात करें। आज ये परिस्थिति, सवाल तो पूछे जाएंगे शर्मा जी आपसे, इतनी जो भयानक आप आरोप प्रत्यारोप करें ना करें, पर आप क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे दमखम के साथ चीजों को लड़ती हैं, जूझती हैं, दिखती हैं। सुनिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपने एग्जाम्पल दिया ना रायपुर का, मैंने आपको नहीं टोका। मैंने तो आपको नहीं कहा कि यूपी में क्या हो रहा है। जहां मैं नोएडा में रहता हूं, मुझे क्या झेलना पड़ रहा है जो यूपी में आता है। मैंने तो नहीं कहा कि भोपाल में क्या हो रहा है जहां पे मेरी परवरिश हुई है। मैं तो नहीं गिना रहा हूं, आपने गिनाया, बहुत अच्छी बात की। दिबांग आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। दिबांग, देखिए सुमित, अभी हमने जब चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पेटेंट नियामक जो है उससे लाइसेंस देते हैं, पेटेंट अधिनियामक है, उसमें धारा 100 है। नूपुर ने कहा कि उनके पास पेटेंट नहीं है। धारा 100 में सरकार अगर चाहे तो वो पेटेंट के राइट्स अपने हाथ में ले सकती है। सरकार तय कर सकती है कि ये जो पेटेंट किया गया है, ये जो चीज बनी है, ये जो दवा बनी है, वैक्सीन बनी है, हम इसके अधिकार अपने हाथ में लेते हैं, लोगों के लिए बनवाते हैं और लोगों को देते हैं। क्योंकि मामला यहाँ करीब 59 करोड़ लोगों का है जिनकी उम्र 18 से 45 साल है। उसमें पेटेंट एक्ट 1970 का सेक्शन 100 अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ ये बात लिखी हुई है। बीजेपी की प्रवक्ता भी नहीं है वो यहाँ पर, मैं तब जवाब देना चाहता था, ब्रेक में चले गए। ये बात समझने की, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था आपके पास है, कानून में ये व्यवस्था है, सरकार कार्रवाई करे। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन बनानी है, वो सिर्फ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नहीं बना सकती। ये एक समझने वाली बात है। मैं उस आलोचना में नहीं जा रहा कि 40,000 करोड़ का जो डिफरेंस आएगा प्राइसेस का आएगा, मैं वहां नहीं जा रहा। मैं चाहता हूं कि वैक्सीन बने, ज्यादा इकाइयां बनाएं और सरकार के पास जो कानून है उसमें जो व्यवस्था है उसका सरकार इस्तेमाल करे। मैं तो ये भी चाहता हूं दिमाग आपसे एक कदम आगे जाके, क्योंकि ये महामारी है, ये पेंडेमिक है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इसमें अगर आप किसी को वैक्सीन बेचकर पैसे कमाना चाहती है कोई भी कंपनी, तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है
कि उन कंपनियों तक सरकार पैसा पहुंचाए ताकि आम जनता को फ्री में टीका लगे। जो अफोर्ड कर सकता है वो बाकायदा पैसे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चंदा दे, दान दे पीएम केयर्स में, लेकिन ज़्यादातर जनसंख्या जो है उसको मुफ्त में टीका लगने का इंतजाम होना चाहिए। अमरजीत कौर सीपीआई की नेता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अमरजीत जी, केरल में तो आप लोग जीत गए, बधाई देना चाहता हूँ, दिमाग में आता हूँ, वो जाने वाली हैं। अब केरल में तो आप लोग जीत गए अमरजीत जी, पश्चिम बंगाल में क्या हो गया, बोलना चाहेंगे आप इस पे? केरल के लिए बधाई, और पश्चिम बंगाल के लिए क्या लेना चाहेंगे आप? वहाँ जो पूरी सिचुएशन को स्पेशली कोविड पीरियड में हैंडल किया गया उसका नतीजा भी मिला है, वहाँ पर परफॉर्मेंस का नतीजा मिला। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, जब ये घोषित हो गया कि 8 राउंड में चुनाव वहाँ हो रहे हैं, हमें तभी समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी उस इलेक्शन कैंपेन को किस तरफ ले जा रही है। तो बहरहाल जब वो कैंपेन शुरू हुआ, बीच में लगा कि त्रिकोण बनेगा, वो त्रिकोण बनेगा तो वाम पक्ष कांग्रेस के मोर्चा को भी कुछ बेनिफिट उसमें निकलेंगे। लेकिन उसके बाद जब हंग असेंबली का एक इम्प्रेशन आया तो नेचुरली वहाँ के लोग किसी किस्म की हंग असेंबली नहीं चाहते थे, ध्रुवीकरण तेज हुआ। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर कैंपेन चलाई, ध्रुवीकरण किया, धातुन्माद की भाषाओं का इस्तेमाल किया, एक सीएम एक महिला के इंसल्ट करने जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, तो पूरी की पूरी कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर समेत वहां पर घुसे हुई थे। लेकिन वहां जिस नफरत की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया गया, उस ध्रुवीकरण के अंदर वाम पक्ष के इस मोर्चे की जुस्ती होनी थी, वो हम लोगों को समझ में आने लगी। तो अमरजीत जी, मैं ये मानूं कि आपको बंगाल में अपने हारने का गम नहीं है, बीजेपी के हारने की खुशी ज्यादा है? क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है। जिस ढंग से इन्होंने ये कुशासन चलाया है पूरे देश के अंदर, और आज ये महामारी जो पूरी दुनिया में थी, जिस ढंग से इन्होंने हैंडल किया कोविड-19 की फर्स्ट स्टेज से लेकर के, तब पूछा नहीं राज्य सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, ट्रेड यूनियंस को, किसानों को, नौजवानों को, किसी को नहीं पूछा। और बस ब्रेन वेव से 4 घंटे में लॉकडाउन लगाया था, और आज दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है केंद्रीय सरकार। के शर्मा जी, पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं आपका जवाब लूंगा, आपको डिफेंड करना होगा सरकार को। अभिज्ञान का भी कमेंट ले लेता हूं। अभिज्ञान, ये जो बात अमरजीत जी कह रही हैं, क्या आप उसको इंडोर्स करेंगे या आपका अपना व्यू पॉइंट है, खासकर कोविड के मैनेजमेंट को लेकर? नहीं, कोविड के मैनेजमेंट को लेकर तो बहुत कुछ ऑलरेडी कहा जा रहा है, और क्वेश्चन मार्क तो जैसे आपने खुद ही थोड़ी देर पहले सुमित कहा, और जो कि फैक्ट है, बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया नंदुरबार के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। इंटरनेशनली एक्सपर्ट्स या नेशनली एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि पैंडेमिक में आपको एंटिसिपेट कर ये जानकर कि क्या हो सकता है, जानकारियों के माध्यम से तब आप तैयारी करते हैं। आज ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जानकारी थी तो फोकस तो वेस्ट बंगाल में था, और वेस्ट बंगाल का नतीजा क्या आया वो आज हम चुनाव के नतीजों के दिन देख रहे हैं। तो ये सब तो अब कोई पॉइंट ऑफ डिबेट बचा ही नहीं है, ये सब तो फॉरगोन हो गया। मैं आई वांट टू टेक इट वन स्टेप फॉरवर्ड, मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के दिन, जिस दिन पश्चिम बंगाल के नतीजे आए हैं और बुरी तरह से हारी है भारतीय जनता पार्टी, 200 पार बताने वाली, अपने आप को सोनार बांग्ला बताने वाली, ये सब कुछ भूलकर मेरा ये अपना मानना है, ममता बनर्जी फोन उठाएं, बात करें नरेंद्र मोदी से, या दोनों लोग आपस में संपर्क करें, और रातों रात एक एक्शन प्लान तैयार हो कि ये जो नई सरकार है वो कोरोना से कैसे आगे की रणनीति बनाकर निपटेगी, जिसमें कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की, भूल जाइए चुनाव हो गया, अब इंसानियत उससे कहीं ऊपर है, और वो दोनों मिलकर आगे वेस्ट बंगाल को कैसे हैंडल करेंगे ताकि कभी आगे जाके वो सही बात है। कोरोना के ज्वालामुखी पर इस वक्त पश्चिम बंगाल बैठा हुआ है, कभी भी ये ज्वालामुखी का विस्फोट हमको सुनने को देखने को बंगाल से मिल सकता है। 30 से 35% का पॉजिटिविटी रेट अब तक सामने आ रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो 50% का पॉजिटिविटी रेट है, जो अनकन्फर्म सोर्सेज से खबरें पता लग रही हैं। के शर्मा, आप जवाब दीजिएगा, अभिज्ञान में लौट के आता हूं, एक 90 सेकंड का ब्रेक यहां ले रहा हूं, उसके बाद तमाम मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।